और लाइट चैप्टर में हमारा जो चल रहा है वो रे ऑप्टिक्स चल रहा है और आज की क्लास में हमारे बहुत सारे टारगेट हैं। देखो, जो आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और फिर मिरर फॉर्मूला के बाद हम सीखेंगे वो सभी तरीके की इमेजेस बनाना जो हम लोगों ने सीखा था आपके पास में एंगल आई और आर से। तो मतलब हम इसमें कॉनकेव मिरर की भी इमेजेस बनाएंगे और कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेजेस बनाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक जो प्लेन मिरर है, हम लोग प्लेन मिरर कवर अप कर चुके हैं। तो प्लेन मिरर बच्चों हम लोग कवर अप कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग आपके साथ मिरर फॉर्मूला, इमेजेस, आपके साथ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की सीखेंगे। सबसे पहले ना एक रूल समझ के चलो और उसी रूल से मैं आपको ना सब कुछ करा दूंगा। मतलब मेरा रूल क्या है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। बस मैं इस चीज को दिमाग में रखूंगा, इसके अलावा कोई भी चीज मेरे को रे ऑप्टिक्स में समझने की, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताना चाहिए कि मेरा एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, अब लॉजिक के साथ समझना। तो अब आपके पास में एक मैंने आपको कॉनकेव मिरर दिया क्योंकि आप इसमें निकालना चाहते हो मिरर फॉर्मूला, मतलब मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला आपका कॉनकेव के लिए काम करता है वही कॉन्वेक्स के लिए भी काम करता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करके चल रहे हैं इसको कॉनकेव मिरर के लिए, जिससे कि समझना आसान हो जाएगा। तो देखो, ये जो मिरर है, अब ये मिरर बनाया कैसे क्या होगा। मिरर को बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक स्फेरिकल, आपने कोई गिलास का स्फेयर लिया होगा। मतलब आपने गिलास का एक स्फेयर लिया, मतलब आप ना वहां बैठो, सामने बैठो। तो आपने क्या करा, आपने गिलास का एक स्फेयर लिया। तो गिलास के इस स्फेयर को आपने उसमें से एक पोर्शन कट करा और कर्व आपने बाहर निकाल लिया। जैसे कि आपने एक चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे के अंदर आपको जो गिलास का पीस दिखाई दे रहा है, जो लेंस आपका है, वो आपके पास में आपने बाहर निकाल लिया। अब आपने उसको निकालने के बाद में उसको एक जगह से पॉलिश कर दिया। हमने सीखा था लास्ट क्लास में भी कि पॉलिश हम लोग क्यों करते हैं। पॉलिश करने का मतलब है कि एक सिल्वर की लेयर चढ़ा दी हम लोगों ने। ये जो सिल्वर की लेयर है, ये एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है, तो ग्लास के अंदर एक इमेज फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आपके पास में गिलास है, गिलास तो सस्ता होता है, लेकिन आपके पास में जो मिरर है, मिरर आपका महंगा होता है, क्योंकि आपने पीछे जो लेयर चढ़ाई है वो बहुत ही फाइन लेयर आपने सिल्वर की चढ़ाई है। मतलब कैसा, आपके पास सिल्वर पॉलिश है, तो आपने सिल्वर की पॉलिशिंग करी हुई है। अब आपने देखा होगा मिरर में सामने की तरफ तो सरफेस आपके पास में होती है सिल्वर वाली, लेकिन पीछे की सरफेस पे आपके पास में ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का एक अलग से एक पेंट चढ़ा हुआ होता है। क्यों चढ़ा हुआ होता है? क्योंकि वो जो सिल्वर की लेयर है वो खराब ना हो जाए। तो आप उस सिल्वर की लेयर को बचाने के लिए पीछे से आपने उसे पेंट की एक लेयर से कवर अप कर दिया कि अब आपकी सिल्वर की लेयर आपकी सेफ है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इतना पढ़ाई समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? वेरी गुड। अब देखो, ये जो मिरर है, मतलब ये जो आपके पास में मिरर, मतलब एक छोटा सा स्फेरिकल पोर्शन है, ये आप किसी एक बड़े गिलास में से बाहर निकाल के लेकर आए हो, तो उस गिलास का कोई तो सेंटर होगा। उस गिलास का जो सेंटर है, आप उस सेंटर को बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उस गिलास की कोई तो रेडियस होगी, उसको बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो आपके पास में ये ऑप्टिकल फिगर आपको मिल रही है, इसका कोई तो ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट होगा। तो जो मिड पॉइंट आपका ज्योमेट्रिक है, आप उसको बोलते हो पोल ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले तो मैं बच लिया सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं आपको सारी चीजें सिर्फ इसी रूल से सिखाऊंगा। मैं आपको बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इवन आपसे आईआईटी जेईई मेंस में पूछे जाएंगे आपके पास में, या नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ इसी रूल से रिफ्लेक्शन के सॉल्व करके दिखा दूंगा। लाइट रे मेरे पास में आती है बिल्कुल पैरेलल, तो जो लाइट रे मेरे पास पैरेलल आएगी, अब ध्यान से समझना, आपके पास इसको रिफ्लेक्ट होना है। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए आप तुरंत क्या बनाते हो, तुरंत आप एक नॉर्मल बनाते हो। नॉर्मल अपने आप में एक तरीके की टेंजेंट है, तो आपने यहाँ पर नॉर्मल बनाया। अब ये नॉर्मल के ऊपर आपके इसमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। ये सॉरी, ये टेंजेंट है, ये आपने एक टेंजेंट बनाई, इस टेंजेंट पे नॉर्मल बनाओगे, मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे। तो टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब जो भी आप लाइन बनाओगे परपेंडिकुलर, वो हमेशा सेंटर से पास होगी। मतलब इस टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो भी लाइन बनाई जाएगी, वो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी। अब ये सेंटर से पास हो गया आपके पास में, भैया आपके पास में, भैया आपका रूल आपसे कहता है कि नॉर्मल जो होता है आपके पास में, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी।
अब ये अगर सेंटर से पास होगी, हमारे को नॉर्मल मिल गया। अब नॉर्मल के साथ एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। अब ये जितने एंगल पर आपकी इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट भी होना है। तो जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर रखा, तो आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो अपने आप एक मिड पॉइंट मतलब फोकस से पास हो रही है। तो ये अब आपको क्या बना, आपके पास में ये रूल आपने इसी रूल से ड्राइव करा है कि आपका आई आर के इक्वल होता है। तो आप कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमारे पास ये छोड़ो ना, सब आएंगे, चिंता मत करो, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। आप पहले तो मैं आपको देखो, मैं आपको बिल्कुल कहां से लेकर आया कि आप गिलास के सामने खड़े हो और उसमें भी मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप एक ऐसी शर्ट पहन कर आए हो जो शाइन मार रही है। आप उस शाइन मारने वाली शर्ट के अंदर इमेज नहीं देख सकते क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, लेकिन मिरर के अंदर इमेज देख सकते हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और मिरर भी आपको किस हाइट का चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल बेस से उठा के लेके चल रहा हूँ ऑप्टिक्स के अंदर। तो आपको ऑप्टिक्स में सब कुछ समझ में आएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहो। अब देखो, अब अगली चीज आती है भाई, ये हमारे पास में पोल है। एक बंदा कहता है आपके पास में कि भाई साहब ये सेंटर है, मैं आपके पास में जो लाइट रे है मैं उसको सीधा फोकस से पास कराऊंगा। हमने कहा भाई बिल्कुल कराओ। तो लाइट रे को उसने फोकस से पास कराया। आपने उसी जगह पर जहां पर वो लाइट रे इंसिडेंट होती है, आपने उस जगह पर क्या करना होता है, लाइट रे जिस जगह पर इंसिडेंट होगी वहां पर आप क्या करोगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। वेरी गुड बताओ। इस टेंजेंट के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट पर कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होती है, जो रेडियस होती है। रेडियस हमेशा टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या कहलाती है आपके पास में नॉर्मल। अब आपके पास ये नॉर्मल से जिस एंगल पर इंसिडेंट होता है वो है आई, नॉर्मल से जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा वो होगा आर। तो आई और आर इक्वल होते हैं, तो लाइट रे देखो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे अपने आप पैरेलल हो गई। तो जो लाइट रे फोकस से आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसी रूल से सेम एंगल आई और सेम एंगल आर होने की वजह से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर कैसे हो जाती है, पैरेलल। ये रूल आपको अपने आप पता चल गया, मतलब ये रूल आपने कुछ रटा नहीं, आपको अपने आप पता चल गया। हाँ ना बताओ, अनन्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको क्लियर है, सिमरन आपको क्लियर है, बढ़िया। अब देखो अगली चीज, अब हमारे पास तीसरे वाले पर आ गए हम लोग। हमसे कहते हैं कि ये हमारे पास में मिरर है। अगला बंदा कहता है भैया आपने सेंटर से पास होगी रूल बता दिया, फोकस से पास होगी रूल बता दिया, कैसे आया ये भी बता दिया, बताओ अगर मैं पोल पे लाइट रे भेज दूं। हमने कहा भैया हमें क्या दिक्कत है, आप पोल पे लाइट रे भेज दो। आपने पोल के पास एक लाइट रे को भेजा, तो जो लाइट रे पोल पर जाएगी आप तुरंत से एक टेंजेंट बनाओगे। ये टेंजेंट है और ये आपके पास में जो रेडियस है वो सेंटर से पास होगी। तो टेंजेंट आपके रेडियस सेंटर से पास होगी। आपने कहा भैया ये आपके पास में आई है, ये क्या आपके पास में आर है। आपने कहा ये आई है और ये आर है। अब आपके पास में इन दोनों एंगल्स को इक्वल होना है, मतलब लाइट रे ऐसे करके बाउंस हो जाएगी। मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर लाइट रे आपके पास में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सी को और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास में क्या है, ये आपका फोकस है, फोकस है, ये आपका सेंटर है और ये आपका पोल है। अब देखो, अब आपके उसमें फोर्थ चीज आती है। अगला बंदा कहता है आपके पास में कि हम एक मिरर लेंगे, इस मिरर का पोल ये होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका फोकस होगा और मैं लाइट रे को सीधा सेंटर से ही पास कराऊंगा। तो लाइट रे सेंटर से पास कराओगे, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी टेंजेंट। इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो भी सेंटर से ही पास हो रहा होगा, रेडियस हमेशा सेंटर से पास होता है। तो लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए। अब हम अपने अगले दो पोर्शन के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे सारे रे डायग्राम्स और आज हम सबसे पहले सीखेंगे मिरर फॉर्मूला। अब जब मैं आपको मिरर फॉर्मूला सिखा रहा हूँ और मैं आपको रे डायग्राम सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक फॉर्मूला उसके अंदर लिखवाऊंगा। आप लोगों को जो अपनी कॉपी बनाओगे उसमें ब्लैक पेन से आप उसके अंदर हेडिंग डालोगे, पेंसिल से आप उसके अंदर डायग्राम बनाओगे
और बहुत नीट एंड और ब्लू पेन से उसके अंदर वो सारे फॉर्मूलाज लिखोगे और डेरिवेशंस लिखोगे। बहुत अच्छी कॉपी आप लोग रे ऑप्टिक्स की बना के चलोगे। बहुत सारे इसमें रे डायग्राम्स होते हैं। 90% क्वेश्चन में आपके रे डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो समझो, मैं आपसे बात करके चल रहा हूँ मिरर फॉर्मूला की। अब मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करना बच्चों बहुत आसान है और बच्चे इसमें बहुत रट्टा मारते हैं और ये उनको बहुत मुश्किल भी लगता है। मैं आपको देखो एक चीज समझा के चलता हूँ। ये आपके पास में पोल है, आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। ये आपके पास में सेंटर है और ये क्या आपके पास में फोकस है। ये आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब ये जो लाइन जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, सोच रहा हूँ आपके पास में क्या मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख देता हूँ। अभी सारे डायग्राम मैं समझूंगा, मुझे पता नहीं है क्या होंगे, लेकिन मैं समझूंगा। पहले मैंने क्या करा, इसको सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट को ए बी को रख दिया। मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, मतलब हो सकता है आपके पास में एग्जामिनर, अब जैसे मैंने पूछे क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जामिनर ने कुछ ही नहीं करा, कोई मिरर फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। एग्जामिनर ने आपके उसमें इस ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी जगह पर भी प्लेस कर दिया, कोई भी पोजीशन बना दी। अब उसी रे डायग्राम को यूज करके उसने आपसे कुछ भी निकलवाया, हमें पता नहीं क्या निकलवाएगा, लेकिन कुछ भी निकलवाया तो रे डायग्राम से निकलवाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोच के बताओ, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी कहां से पास होगी? फोकस। जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो कहां से पास होगी? ठीक है, कुछ लोग कर दिया आपने। हाँ ये गलती है, एक बार दोबारा बना दो। कभी भी आपके पास में गलती नहीं होगी। देखो समझो, आपने मिरर बनाया, जैसा मर्जी मिरर बना लेना, सेंटर से पोल। अब देखो जितना सेंटर से आपके पास में फोकस होगा उतने फोकस से क्या होगा, आपका पोल होगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट होना चाहिए। देखो एक बार, ये है और ये है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बराबर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फोकस है और ये हमारे पास सेंटर है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ। एक लाइट रे हमारी पैरेलल गई और जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो गई। एक लाइट रे हमारी फोकस से गई, जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो लाइट रे हमारी पैरेलल हो गई। लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए, हाँ फोकस से जाएगी पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल क्यों नहीं जा रही पूरी? पैरेलल गई फोकस से पास, फोकस से गई और अब हमारे पास में ये लाइट रे पैरेलल, अरे भाई सीधी से पड़ रहा। चलो ये जहां पे मिली, ये आपके इसमें इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो अब अपने उसमें ड्रॉ करोगे कंपास से, बिल्कुल पैरेलल आएगी। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक इमेज को फॉर्म कर दिया। ऑब्जेक्ट है हमारे पास में ए बी और इमेज है हमारे पास ए डैश बी डैश। ये इमेज अपने आप जैसे मर्जी ड्रॉ करना, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके बराबर है, लाइट रे बिल्कुल पैरेलल गई है और सीधा फोकस से पास की है, फोकस से गई है और बिल्कुल आपने पैरेलल करी है, तो हमेशा बियॉन्ड सी इमेज बनेगी हमेशा। तो देखो हमारे पास ये इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब और ज्यादा अच्छी बनी होती, क्योंकि मैंने जितना आगे रखा है इसके और ज्यादा पीछे होनी चाहिए थी, यहाँ इसकी इमेज बननी चाहिए थी। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जरा ध्यान से समझो, ये जो सेंटर से आप कहां तक हो, पोल तक हो, तो सारे डिस्टेंस ना पोल से मेजर किए जाते हैं। तो जितने भी डिस्टेंसेस पोल के लेफ्ट में होते हैं वो सारे नेगेटिव, जितने भी डिस्टेंसेस पोल के राइट में होते हैं वो सारे पॉजिटिव, जितने भी पोल के ऊपर है वो सारे पॉजिटिव, जितने भी पोल के नीचे वो सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, वो हमारी साइन कन्वेंशन है, इसको बाद में लिखेंगे हम लोग। तो सेंटर से लेकर हमारे पास में पोल, सेंटर से लेकर पोल हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं, माइनस का आर होगा। ऑब्जेक्ट है आपके पास ए बी, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, माइनस का यू होगा, पोल और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और पोल से लेकर आपके पास में इमेज, मतलब ए डैश पी को अगर आप मेजर करोगे तो वो इमेज का डिस्टेंस होगा कितना होगा, माइनस का वी होगा। अब आपके इसमें फोकस से लेकर अगर आप पोल को मेजर करोगे, तो फोकस से लेकर पोल को मेजर करोगे तो वो कितना होगा आपके पास, एफ होगा। तो हमारे पास सेंटर से पोल पता है, ऑब्जेक्ट से पोल पता है, हम इमेज से पोल पता है, फोकस से पोल पता है। पहले हमने इतनी चीजें नोट कर ली, यहाँ तक का मुश्किल है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहूंगा। मेरे पास इस पॉइंट का आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दो, जो नाम आपको अच्छा लगता हो। आपको एम से रख देते हैं इसका नाम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम एन रख देते हैं। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम हम एल रख देते हैं। और इसके पास में ये बी पॉइंट्स है आपके पास, ये यहाँ आता है, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, क्यू रख देते हैं।
सिर्फ हम लोगों ने इतना करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अब आपके पास में जो ट्राइंगल्स मैं कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, जो मैं पूछूंगा सिर्फ वो बताना, और एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा आंख बंद करके, मतलब आज की क्लास के बाद रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको आंख बंद करके इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर देने हैं बस। एक पार्ट मैं राइट में सॉल्व करूंगा और एक पार्ट मैं आपके लेफ्ट में सॉल्व करूंगा। इसी क्वेश्चन के दो पार्ट कर देने, आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा इसको रब करने के बाद। कैसे होगा समझो। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी, इस ऑब्जेक्ट ए बी के सामने क्या आपके पास एम एन, तो ए बी और एम एन कैसे है? इक्वल है ना, क्योंकि पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। मतलब आपका कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, आपने कहा दोनों लाइन आपके पहले लाइन के बीच में जहां भी जाओगे डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। आपके पास में ए डैश बी डैश और ये आपके पास में एन और क्यू कैसे है? सेम है। पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, दोनों लाइन आपस में कैसी है? पहले लाइन, और कुछ नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो एक बार ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट वाले आपके ऑब्जेक्ट के सामने वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, और एक बार इमेज के साथ इमेज के सामने वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, बस। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे क्वेश्चन आपके पास में जैसा मर्जी घुमाकर टीचर आपको दे दे, आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपने सिर्फ यही काम करना है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर रखना है ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर रखना है इमेज वाला ट्राइंगल। तो एक तरफ होगा ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल और एक तरफ होगा इमेज वाला ट्राइंगल। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल कौन सा है? तो आपने क्या ले लिया? ए एफ बी ले लिया, क्योंकि उसमें ए और बी आएगा। ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा? देखो जैसे आपने ए एफ बी लिया, ऐसे क्या लेना पड़ेगा? एल एफ क्यू लेना पड़ेगा आपको, सेम ऑर्डर में। एंगल तो सेम होना चाहिए ना। आप जैसे ए से एफ पे गए हो और बी पर गए हो, वैसे आपको एल से एफ पे आना पड़ेगा और क्यू पर आना पड़ेगा। तो सिमिलर है किसके ट्राइंगल? आपके पास एल एफ क्यू के सिमिलर है। अब सिमिलर है तो फायदा क्या होगा? इसका मतलब है ये ए एफ अपॉन में कितना होगा? एल एफ इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में? ये एफ बी अपॉन में कितना होगा आपके पास? एफ क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? ये ए बी और अपॉन में कितना होगा आपके पास? एल क्यू। यहाँ तक मुश्किल है? देखो अब मेरे पास में क्या है? एक चीज है एफ बी, मेरे काम की नहीं है। एफ बी एफ क्यू मेरे काम का नहीं है, हटा देता हूं। मैंने सिर्फ क्या ले लिया आपके पास? ए एफ ले लिया, एल एफ ले लिया, इज इक्वल टू कितना ले लिया? ए बी ले लिया और एल क्यू ले लिया। अब लॉजिक समझना, मेरे पास में ये जो ए से लेकर एफ है, ये ए से लेकर एफ है, अनन्या कितना होगा? प्रथम सिमरन आप लोग बताओ, ये ए एफ कितना होगा? पहले बताओ। मैंने नहीं बोला कि मैंने कहा मैंने इसको बीच में कहीं पे भी रखा है, मैंने कहा मिड पॉइंट पर रखा है। इनके बीच में कहीं पर भी पॉइंट है, मुझे पता नहीं है कहां पर है। मैं सिर्फ ए और एफ पूछ रहा हूँ कितना होगा, ए एफ कितना होगा। अगर देखो आपने ये चीज यहाँ सॉल्व कर दिया, आप एग्जाम में 6 महीने के बाद भी सॉल्व कर दोगे। ए एफ कितना होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं होगा जो तुम बता रहे हो। अभी देखिए सारे डिस्टेंस मैंने कहां से मेजर किए थे? पोल से मेजर किए थे। तो पोल के रिस्पेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट भी पता है और पोल के रिस्पेक्ट में आपको फोकस भी पता है, और मैं आपसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये क्या होगा? अभी साइन कॉम्बिनेशन मत लगाना, सिर्फ ये बता दो पी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मैंने पूछा पी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए प्लस एफ पी। तो मैंने आपसे पूछा अगर पोल से आप ऑब्जेक्ट तक जाते हो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में हमेशा यू होता है, तो पी ए कितना होगा? यू होगा। पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यू होता है, और पोल के रिस्पेक्ट में फोकस का डिस्टेंस कितना होगा? एफ। तो हमारे पास में ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ए एफ पूछ रहा हूँ बस। तो ए एफ क्या होगा? पूरा पोल से डिस्टेंस करूंगा यू, उसमें से एफ को माइनस करो तो यू माइनस एफ होगा। तो ए एफ हमारे पास में क्या होगा? पूरा पोल से ए तक का डिस्टेंस, उसमें से माइनस करो तो पोल से एफ तक का डिस्टेंस। तो कितना होगा? यू माइनस में कितना होगा? एफ होगा। अब आप मुझे बताओ, ये एल से लेकर एफ को मेजर करूं या पी से लेकर एफ को मेजर करूं, क्या इनमें कोई फर्क होगा? होना तो चाहिए। लेकिन हमारे पास में हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट इतने ज्यादा पास में है कि ये जो फर्क है आपके पास में, आप एल से एफ को मेजर करो या पी से एफ को मेजर करो, कोई बड़ा फर्क नहीं है, कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि मिरर आपके पास में बहुत छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। मतलब छोटा सा कर्व, छोटा सा पोर्शन है एक बड़े मिरर का, बड़े बड़े स्फीयर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, छोटी सी आर्क है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट है बहुत ज्यादा पास में,
तो ये जो आपके पास एल से लेकर जो एफ है, आप इसको पोल से लेकर एफ मान सकते हो, और यहाँ पर आप इसमें लिख भी देते हो कि जो एल से लेकर एफ है वो नियरली इक्वल है किसके आपके पास में, जो पोल से लेकर एफ होगा। तो इसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया, फोकस एफ लिख दिया, ये आपके पास ए बी लिखा रहा, और एल से लेकर क्यू। अब मुझे बताओ एल से लेकर क्यू कितना है, एल क्यू कितना होगा। और बच्चों देखो साथ साथ करते चले जाओ, मैं आपको उतारने का टाइम नहीं दे पाऊंगा, साथ साथ करते चले जाओ। तो आपके पास में एल से लेकर क्यू, अब मुझे बताओ एल क्यू कितना होगा। काफी मुश्किल सवाल पूछा मैंने आप लोगों से, एल क्यू क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। एल क्यू जो होगा प्रथम, एल क्यू के सामने आपने बिल्कुल ठीक बोला है, जो एल क्यू के सामने सेट है पे दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कितना होगा, ए डैश बी डैश होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या आप इसे कभी भी भूलोगे, क्या आप इसे भूल सकते हो। चलो अब मैं आपकी बात करके चलो, अब आप मुझे ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें इमेज आती हो, और जिसके अंदर आपके पास में देखो जिसमें इमेज आती है और उसके सामने का ट्रायंगल आता हो, तो कौन सा ट्रायंगल इमेज बनाता है। तो देखो आपने बोला ए डैश एफ और बी डैश, ये सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, ना छोटी सी गलती, गलत, छोटी सी गलती कर लो। आपने ठीक बोला है, ए डैश एफ बी डैश सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ए डैश एफ बी डैश सिमिलर है, किसके सिमिलर है, एम एफ ए। शाबाश, आपने जो सिमिलर बिल्कुल सही बोला था, बस और ना अनन्या ने ना ऑर्डर से बोला, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर से होना चाहिए, एन एफ एम। तो क्या होगा आपके पास, देखो जब आप ए डैश एफ बी डैश की बात करो तो ए डैश जैसा पॉइंट तो आपको एन ही मिलेगा ना आपका, ये वाला एन, तो एन एफ एम तो सिमिलर होगा ट्राइंगल के किसके, आपके पास एन एफ एम के सिमिलर होगा। अब सिमिलर है तो क्या होगा, ए डैश एफ के नीचे आ जाएगा एन एफ, एफ बी डैश के नीचे आ जाएगा एफ एम, इस कितना होगा, ए डैश बी डैश और अपॉन में कितना हो जाएगा एन एम। अब ए डैश एफ, ए डैश एफ कितना है, ए डैश एफ कितना होगा। अब देखो सुनो, ये एफ बी डैश और एफ एम को हटा देता हूं, मेरे को चाहिए ए डैश एफ अपॉन में एन एफ इज इक्वल टू कितना होगा, ए डैश बी डैश और अपॉन में एन एम। अब मुझे बताओ ए डैश एफ कितना है, सारे डिस्टेंस से पोल से मेजर किए जाते हैं। तो बी माइनस, बिल्कुल ठीक है भाई, ए डैश एफ हमसे पूछा गया, तो पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है वी, पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना है एफ, हमारे को ए डैश एफ पूछा गया है, तो ए डैश एफ निकालने के लिए पोल से लेकर पी ए डैश में से पी एफ को माइनस कर दो, तो कितना होगा आपके पास में ए डैश एफ, ए डैश एफ के निकालने के लिए कितना होगा, पोल से लेकर ए डैश कितना होगा आपके पास में वी, माइनस में कितना होगा एफ, और एन एफ, एन एफ कितना होगा आपके पास, एन आपके पास नियर होगा आपके पास में पी के, तो हमारे पास जो एन एफ है वो नियरली इक्वल टू होगा किसके, आपके पास में पी एफ के इक्वल होगा। तो वी माइनस में एफ नियरली इक्वल है किसके, एफ के, इज इक्वल टू कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन में एन एम, एन एम कितना है, एन एम कितना है, ए बी के इक्वल है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले आप लोग यहां तक पहुंच जाओ, अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, यहां तक किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। अब आपने कुछ नहीं करना, आप लोग किसी तरीके से सिर्फ ए डैश बी डैश, अब देखो यहां से भी अगर आप u माइनस एफ को अगर आप उल्टा कर दोगे तो बनेगा f अपॉन में कितना होगा, u माइनस एफ इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, ए डैश बी डैश अपॉन में कितना बन जाएगा, ए बी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की दोनों वैल्यूज को आपने आपस में इक्वेट किया, इक्वेट करने का मतलब है ये बनेगा v माइनस एफ
अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास, एफ अपॉन में कितना होगा आपका यू माइनस एफ। आपने इसको मल्टीप्लाई करा v माइनस एफ को मल्टीप्लाई करा आपने u माइनस एफ से, और f को f से मल्टीप्लाई करा, कितना बनेगा एफ स्क्वायर। और अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो बच्चों, अब आपके पास जब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया होगा तो आपने इसको करा होगा v u v माइनस में वी एफ माइनस में एफ यू और प्लस का एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा एफ स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, यू वी इज इक्वल टू बन जाएगा वी एफ और प्लस में कितना बन जाएगा एफ यू। एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कट गया। अब आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय यू वी एफ से, तो क्या होगा आपके पास यू वी के अपॉन में यू वी एफ के अपॉन में यू वी एफ और यू एफ के अपॉन में यू वी एफ। देखो क्या फायदा होगा, यू वी से यू वी कटेगा, वी एफ से वी एफ कटेगा और यू एफ से यू एफ कटेगा। तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस में वन अपॉन यू आ गया। क्या ये मुश्किल है, क्या ये मुश्किल है? क्या आप इसे कभी भी भूल सकते हो? आपने ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल को ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना होता है और इमेज वाले ट्रायंगल को इमेज के सामने वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना होता है, बस। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी मैंने यूज नहीं करी। फिर दोनों जो हमने जो ड्रॉ किया पैरेलल लाइंस उसको इक्वल करना है, मतलब बस mn को ab के इक्वल। हाँ, और एल क्यू को आपके पास ए डैश बी डैश के ऊपर, हाँ, उनसे जो रेशियो निकले हमारे पास उनको बराबर कर दो। और जो ab का होगा वो u माइनस b का होगा। हाँ, वो तो डिस्टेंस है ना, सारे पोल से मेजर किए जाते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। जब आप साइन कन्वेंशन को यूज करोगे तो आपके पास में यू जो होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसे होगा, नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। इस केस में मतलब हर एक केस में अलग अलग होगा। और फोकस के केस में कैसा होगा, इस केस में जो फोकस है वो भी कैसा होगा आपके पास में, नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ भी क्या, लेफ्ट। जितनी भी चीजें लेफ्ट है वो सारी की सारी क्या आपके पास में नेगेटिव है। तो हमारा साइन कन्वेंशन यूज करके भी फॉर्मूला हमारा वन अपॉन एफ वाला वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू आ जाता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी का?